अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाफर और मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। इट मीन हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है एयर में। इसके दो मेथड्स हैं, एक न्यूटन फार्मूला है और एक लैप्लेस करेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन फार्मूला। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखना है ये है साउंड क्या है। सबसे पहले हम साउंड को डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और इसके साथ हम इसको प्रूव करेंगे आया कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि साउंड क्या है। असल में साउंड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको यूँ राइट कर सकते हैं, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, सुनने का एहसास, इज कॉल्ड साउंड। सुनने का जो एहसास होता है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं साउंड। इसी तरह हम इसका फार्मूला राइट करते हैं, द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, द फार्मूला of speed of sound is given by, ये फार्मूला यहाँ पर प्रूफ नहीं किया गया, इसको आपने याद रखना है। ये जो फार्मूला गिवन है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड का, इसको हम राइट करते हैं v इज इक्वल्स टू e अपॉन रो और इसकी होल की अंडर रूट है। इसे मैं मेंशन कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमने देखना ये है कि इस फार्मूले में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। हम इसको यूँ राइट कर लेते हैं, डिपेंडेंस, कि स्पीड ऑफ साउंड कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस, हम इसकी डिपेंडेंस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ई, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको कंप्रेसिबिलिटी भी कह सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको हम यूं राइट करते हैं, E इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि हमने यहाँ पर जो भी मीडियम लेना है जिसको हम बात कर रहे हैं एयर की, तो हम उसके वॉल्यूम पर फोर्स लगाएंगे और उसके वॉल्यूम के लिहाज से जो उसमें चेंज आएगा उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, जो हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला होता है ये होता है फोर्स अप्लाइड अपॉन यूनिट एरिया। और स्ट्रेन ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं स्टूडेंट्स, का मतलब होता है चेंज। इट मीन हम इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को यूं राइट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वर्क। और दूसरा फैक्टर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस फैक्टर को मैं कहता हूँ डेंसिटी ऑफ मीडियम। याद रखें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। पहला है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। जिस तरह के स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात क्लियर हो गई इस फार्मूला से कि स्पीड ऑफ साउंड जब आप एयर में आप स्टडी करते हैं तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक को कहती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरे को कहती है डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर हमें ये वाले फैक्टर्स मिल जाएं तो हम एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन राइट कर लेते हैं कि हम मीडियम जो यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एयर है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ इन एयर, हवा के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैदा होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। एयर के अंदर जो स्टूडेंट्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेव की प्रॉपर्टी में शामिल है। इसी तरह अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो किस वजह से पैदा होती हैं, इसके दो पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर।
ये कंप्रेशन ऑफ एयर की वजह से पैदा होती है। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, रेयरफैक्शन भी लिख सकते हैं। रेयरफैक्शन इट मीन जब एयर कंप्रेस होगी या एक्सपेंड होगी तब जाकर हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैदा होंगी साउंड की। तो स्टूडेंट कंप्रेशन के दौरान अगर हम देखें तो हमारे पास एयर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा राइज होगा। कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज होगा, एक्सपेंशन या रेयरफैक्शन के दौरान जो टेम्परेचर है वो स्टूडेंट्स हमेशा फॉल होगा। अगर हम देखें कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेशन के दौरान उतना टेम्परेचर जो है वो एक्सपेंशन के दौरान कम होगा। तो स्टूडेंट्स हम इनको यूँ राइट कर लेते हैं कि जो हमारे पास नेट टेम्परेचर होगा, नेट टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, जो नेट टेम्परेचर है वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। और न्यूटन भी यही अज्यूम करता है कि कंप्रेशन के दौरान और एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऐसा हम प्रोसेस लें जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, द प्रोसेस in which temperature remain constant, यानी कि जितना बढ़ेगा उतना ही कम होगा, लेकिन नेट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हमारे पास इस प्रोसेस में क्या रहे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहे, उसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन के दौरान जो नेट टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी भी राइट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये स्लो प्रोसेस होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये हमारे पास जो प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स ये स्लो प्रोसेस होगा। तो इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन एज्यूम करता है कि हमारे पास इस आइसोथर्मल प्रोसेस में चाहे हम कंप्रेशन लें चाहे हम रेयरफैक्शन लें, अज्यूम करना चाहिए कि वहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। न्यूटन एज्यूम एज्यूम कर रहा है, एज्यूम दैट ड्यूरिंग कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर क्या है जी, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, ये न्यूटन एज्यूम कर रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक, बॉयल्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो हम इसको स्टूडेंट यूं भी राइट कर सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप इस पॉइंट पर गौर करें स्टूडेंट्स तो न्यूटन एज्यूम कर रहा है कि अगर हम कंप्रेशन लें या एक्सपेंशन लें, दोनों सूरतों में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर न्यूटन कह रहा है कि हमें कौन सा प्रोसेस लेना है स्टूडेंट्स, कंप्रेशन लेना है, और कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रा करता हूँ। मैंने सपोज कर लिया ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एयर मौजूद है और इस सिलेंडर पर अंदर मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाया है। ये हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एयर मौजूद है। मैंने सपोज कर लिया कि इसका जो वॉल्यूम है इस स्टेज पर जहां पर अभी पिस्टन रेस्ट में है, इसका वॉल्यूम है V1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करूं, इस पिस्टन पर वर्टिकली मैं फोर्स अप्लाई करूं, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा तो ये गैस को कंप्रेस करेगा, क्योंकि न्यूटन खुद कह रहा है स्टूडेंट कि हमें कंप्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टडी करना है। तो मैंने सपोज कर लिया कि पिस्टन यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं डायग्राम में स्टूडेंट्स, अगर पिस्टन यहाँ पर आएगा तो ये वाला वॉल्यूम क्या
तो इसी तरह अगर आप गौर करें कि अगर वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर को मैं नाम दे देता हूँ P1 का, अगर वॉल्यूम V2 था तो इस स्टेज पर जो प्रेशर होगा वो P2 कहलाएगा। अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा है तो सिंपल सी बात है प्रेशर में भी चेंज आएगा, लेकिन ये चीज हमने देखना है आया कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली। अगर आप इस फार्मूला पर गौर करें स्टूडेंट तो आपको नजर आ रहा है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर राइज होगा। इट मीन प्रेशर में चेंज पॉजिटिव आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें स्टूडेंट्स तो ये बनेगा हमारे पास PV इज इक्वल्स टू, यानी कि प्रेशर में चेंज आ रहा है पॉजिटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन और हमारे पास जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव है ड्यूरिंग कंप्रेशन। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स अगर आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिलेगा इसको मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा PV अगेन इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस P डेल्टा V बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स सीधा हम ये दूसरे वाला फैक्टर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा डेल्टा P V और साथ बन जाएगा माइनस डेल्टा P डेल्टा V। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन गया डेल्टा स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास तकरीबन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए स्टूडेंट तो देखिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू क्या है नेगेटिव, और इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी तो ये कट जाएगी। तो इसी तरह आप देखें ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव हो जाएगी। हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगी स्टूडेंट्स P डेल्टा V इज इक्वल्स टू जस्ट बचेगा हमारे पास डेल्टा P V। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पास देखें ये डेल्टा P मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा P इज इक्वल्स टू डेल्टा P V डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अब देखिए स्टूडेंट्स ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर आप गौर करें कि हमारे पास पहले वाला फैक्टर बन रहा है जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स। देखें पहला फैक्टर क्या था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। तो देखें F ओवर A डेल V ओवर V, F ओवर A असल में क्या है स्ट्रेस, तो यहाँ पर देखें ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू को हमें पता चल गया कि इसके बराबर आ गई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास V इज इक्वल्स टू E किसके बराबर आ गया P के डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास मौजूद थी डेंसिटी, क्योंकि हम एयर ले रहे हैं एयर की डेंसिटी अंडरस्टूड है तो लिहाजा हम यहाँ पर डेंसिटी को एज इट इज रहने देंगे और इनकी होल की क्या आ जाएगी अंडर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है स्टूडेंट ये होती है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमें आंसर मिलेगा 280 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू मिली न्यूटन फार्मूला से, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं थी। इसके नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा स्टूडेंट्स वो लैप्लेस करेक्शन होगा, वो हमें स्पीड ऑफ साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देगा। आई होप स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% लेस एक्यूरेट होगी, ये इसको हम प्रूव करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कोई बात या कोई कमेंट